दुनिया प्रलय की आशंका से डरी हुई थी। ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट तक लोगों की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन हर बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर समझौता करके सबको सरप्राइज कर दिया, चौंका दिया। ये सीज फायर 14 दिनों का है, लेकिन ट्रंप का जैसा रिकॉर्ड है उससे देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईरान के खिलाफ क्या कहीं ये 14 दिनों का ट्रैप तो नहीं है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं इन 14 दिनों में अमेरिका अपनी सैन्य स्थिति को और मजबूत करने तो नहीं जा रहा, और क्या आज से 15वें दिन ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने की तैयारी तो नहीं है। आज ट्रंप के जनरल ने भी ऐसा ही कुछ संकेत भी दिया है। सब कुछ रुक गया, अब ना मिसाइलें गिरेंगी और ना ड्रोन हमले होंगे। अगले 14 दिन ना मिडिल ईस्ट में बम बरसेंगे, ना ईरान में बारूदी गंध महकेगी। लेकिन सवाल बड़ा है कि 14 दिन के बाद क्या होगा। 14 दिन के बाद का सस्पेंस दुनिया के सामने अब बड़ा प्रश्न चिन्ह लेकर आया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। क्या वाकई ट्रंप ने सीज फायर मान लिया है, या ईरान के लिए बड़ा ट्रैप बिछा दिया है? क्या ईरान के लिए ट्रंप चौथी बार धोखेबाज साबित होंगे? सबसे पहली और ताजा थ्योरी ही ट्रंप के दोहरे चेहरे को दिखाती है। जो ट्रंप ईरान से सीज फायर का ऐलान होने के बाद दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे, उन्होंने इससे 13.5 घंटे पहले ईरान में एक सभ्यता का अंत कर देने वाला पोस्ट किया था। दूसरी थ्योरी का जन्म पिछले साल 2025 में हुआ था। ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर नेगोशिएशन कर रहे थे। 60 दिन की डेडलाइन दी थी, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती उससे पहले ही 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को ट्रंप शासन ने अंजाम दे दिया, और 12 दिनों तक इजराइल और ईरान लड़ते रहे। इसी तरह तीसरी थ्योरी जो ट्रंप के धोखेबाज होने का प्रमाण देती है, वो इस युद्ध से ठीक पहले की है। ईरान से 6 फरवरी को फिर से नेगोशिएशन शुरू हुई थी, बातचीत चल ही रही थी। इसी बीच 28 फरवरी की रात को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया, अयतुल्ला अली खामनेई को खत्म कर दिया। इसलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रंप ईरान को चौथी बार धोखा देने की तैयारी में हो। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप ने ईरान के लिए 14 दिन का ट्रैप बिछाया हो, जिसके बाद 15वें दिन वो खलीफा के खिलाफ महाविनाश का बटन दबा दें। क्योंकि जिस मकसद से उन्होंने ईरान से युद्ध लड़ा, वो तो जंग के 40वें दिन सीज फायर तक पूरा ही नहीं हो पाया, बल्कि ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने की बजाय ईरान के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। जबकि बीते 40 दिनों में ट्रंप जब भी मीडिया के सामने आए, उनकी जुबान पर तकरीबन हर बार यही रहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। यानी जो ट्रंप कल तक ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देने की रट लगाए हुए थे, वो आज न्यूक्लियर पर ईरान की साइड खड़े दिख रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिन शर्तों पर सीज फायर हुआ है, उनमें से एक में ईरान ने साफ लिखा है कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन को स्वीकार करना होगा, जिसे ट्रंप ने मान भी लिया है। यह अमेरिका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। सीज फायर समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ी शर्त यह है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से 2 हफ्तों के लिए फिर से खोल देगा, लेकिन इसके बदले में एक जहाज के लिए करीब $2 मिलियन अमेरिकी ट्रांजिट फीस लेगा। इसे भी ट्रंप ने मान लिया। लेकिन इस पर ट्रंप के पोस्ट पर गौर किया जाए तो संकेत गहरे और बड़े मिलते हैं। ट्रंप ने लिखा है कि हम हर तरह की जरूरी चीजों से लदे जहाज वहां भेजेंगे और बस आसपास ही मौजूद रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक ठाक चले। उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका वहां आसपास ही मौजूद रहेगा। तो क्या अमेरिका 14 दिन पूरे इलाके की टोह लेगा, 15वें दिन महाविनाश का ट्रिगर दबा देगा? हालांकि ईरान भी ट्रंप पर पूर्ण रूप से विश्वास करता नहीं दिख रहा। तभी तो ईरानी मीडिया में साफ कहा जा रहा है कि ईरानी सेना की उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। ट्रंप अभी भी दिमाग में युद्ध लेकर चल रहे हैं। इस बात का एक संकेत इससे भी मिलता है
कि भारत ईरान में अपने दूतावास को पूरी तरह खाली करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो कहते हैं ना, जंग से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ। यही ईरान युद्ध में भी हुआ। बेशक 14 दिन का सीज फायर हो गया है, लेकिन बीते 40 दिन ईरान, इजराइल और अमेरिका समेत मिडिल ईस्ट के देशों के लिए तबाही लेकर आया। 40 दिन के युद्ध में जहां अमेरिका के 13 सैनिक ढेर हुए, तो वहीं इजराइल के 30 से ज्यादा नागरिक और सैनिकों की जान चली गई, जबकि ईरान में यह आंकड़ा 3500 से ज्यादा का है। युद्ध में तीनों देशों को आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका ने जहां 28 अरब डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो वहीं इजराइल ने भी 15 अरब डॉलर यानी कि 1.39 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, या कहीं कि स्वाहा कर दिए, फूंक दिए। जबकि दुश्मन के हर हमले का करारा जवाब देने वाले ईरान की अर्थव्यवस्था को भी युद्ध के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब आप सोचिए, कहते हैं ना, एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। अरबों रुपए फूंक कर अब सरेंडर पर आए। युद्ध तो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ा जा रहा था, लेकिन लेबनान इसमें कहां से आया? लेबनान पर नेतन्याहू ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सीज फायर वाली बात यहां लागू नहीं होती। लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों पर इजराइल लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। नेतन्याहू का संदेश है कि जब तक हिजबुल्लाह को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, तब तक हमले हम जारी रखेंगे। 40 दिनों तक मिसाइलों की मार, बमबारी और रक्तपात के बाद ईरान का आसमान आज साफ है, लेकिन लेबनान की काली रात की अभी सुबह नहीं, क्योंकि नेतन्याहू के लिए यह सीज फायर आधा सीज फायर है, लिहाजा लेबनान उसी तरह जल रहा है। इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह के देश लेबनान में पहले जैसा ही हाहाकार मचा है। राजधानी बेरूत, टायर जैसे कई बड़े शहर इजरायली हमलों से पहले की तरह ही दहल रहे हैं। दुनिया जिसे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध कहती है, उसमें लेबनान पिस रहा है। क्यों? 2 हफ्ते का सीज फायर इजराइल लेबनान के बीच क्या लागू नहीं हुआ? अगर सीज फायर लागू हुआ तो क्यों नेतन्याहू ने मानने से कर दिया इनकार? नेतन्याहू ने ईरान पर रोके हमले, लेकिन लेबनान पर क्यों कर रहे लगातार प्रहार? इन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीज फायर का मतलब ही होता है न किसी की हार, न किसी की जीत। लेकिन उससे पहले लेबनान में बहते खून की रिपोर्ट देखिए, मिट्टी में मिलते लेबनान के चौंकाने वाले आंकड़े देख लीजिए। लेबनान में अब तक 1497 लोगों की मौत हुई है और 4639 लोग घायल हैं। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इजराइल ने लेबनान की सीमा के भीतर कई किलोमीटर के इलाके को एक तरह से बफर जोन बना दिया है। बतौर इजराइल, लेबनान 2 हफ्ते के लिए लागू सीज फायर से बाहर है। नेतन्याहू का स्टैंड क्लियर है कि लेबनान के लिए ये सीज फायर नहीं हुआ है। अब सवाल है कि क्यों? तो इसका जवाब हिजबुल्लाह की ही करतूतें हैं। इजराइल की दलील है कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह को हमले के लिए हथियार ईरान से मिल रहे हैं, और ये तो तथ्य है कि हमास, हूती की तरह हिजबुल्लाह को खाद पानी भी ईरान से ही मिलता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले 28 फरवरी से शुरू नहीं किए, इससे पहले से चल रहा है, जिसे ईरान सीज फायर के दौरान रोकने की मांग कर रहा है, और नेतन्याहू रुक नहीं रहे। नेतन्याहू ने पाकिस्तान के उस दावे का भी कचूमर निकाल दिया है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी लेबनान और दूसरी जगहों सहित हर जगह तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। नेतन्याहू के सीज फायर को लेकर भी 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 1 कि इजराइल का ईरान से सीज फायर के लिए अब भी इनकार है, और थ्योरी नंबर 2 कि नेतन्याहू ईरान से सीज फायर के लिए सहमत थे, तभी सीज फायर हुआ। लेकिन नेतन्याहू ने सीज फायर में लेबनान को बाहर रखा। हो सकता है इजराइल हूतियों पर भी हमले करे, क्योंकि हूती भी ईरान की ही प्रॉक्सी ताकत है। अब सवाल उठता है कि लेबनान पर इजरायली हमले का मकसद क्या है?
तो इसे 3 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, हिजबुल्लाह को इतना कमजोर करना कि भविष्य में कोई भी संघर्ष न हो। नंबर 2, हिजबुल्लाह के इसमें हथियारों के भंडारों और प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाना, आपूर्ति मार्गों को बाधित करना। नंबर 3, सीरिया लेबनान सीमा के पास हिजबुल्लाह समर्थक ऑपरेटरों को खत्म करना। यह समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका के लिए ईरान युद्ध का मकसद परमाणु संवर्धन को रोकना और सत्ता परिवर्तन पर हो सकता है, लेकिन इजराइल के लिए ईरान के साथ युद्ध सिर्फ ईरान को नेस्तनाबूद करना नहीं है, बल्कि उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हूती और हमास को भी सदा के लिए मिटा देना है। यह सारी ताकत इजराइल के अस्तित्व को ही नकारती है। लिहाजा ट्रंप और नेतन्याहू ने भले ही मिलकर युद्ध शुरू किया, लेकिन दोनों का मकसद एक नहीं। यही कारण है कि ट्रंप सीजफायर का ढोल पीट रहे हैं और नेतन्याहू हिजबुल्लाह की अब भी बमों से पिटाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। 14 दिनों के लिए ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी हुई? ये सीज फायर किसकी शर्तों पर हुआ है? क्या मिडिल ईस्ट में खलीफा ने ट्रंप को हरा दिया है? क्योंकि ये सीज फायर ईरान की शर्तों पर हुआ है, ना कि अमेरिका की शर्तों पर। अब हॉर्मूज का क्या होगा? इन सब सवालों के बीच एक और सवाल है कि जिस यूरेनियम और एटम बम को लेकर यह जंग छिड़ी थी, उसका क्या होगा? जो ट्रंप ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी दे रहे, आखिर खलीफा के सामने क्यों झुक गए? ईरान के अलग अलग दूतावासों की ओर से यह तस्वीर ट्वीट की जा रही। इस तस्वीर में ट्रंप ईरानी सभ्यता के सामने घुटने के बल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध में वही हुआ जो ईरान चाहता था। न ईरान में रिजीम बदला, न ही ईरान को यूरेनियम संवर्धन बंद करना पड़ेगा, न ही ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगेगी, और तो और ईरान अपनी शर्तों पर होर्मुज को खोलने जा रहा है। जो ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक रात में कुछ घंटों में ईरान को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, वो ईरान की 10 शर्तों के सामने सरेंडर मोड में आ गए। सीज फायर के लिए अमेरिका ने ईरान के सामने 15 शर्तें रखी थी, लेकिन ईरान ने खारिज कर दिया। लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 14 दिन के लिए जो सीज फायर हुआ, वो ईरान की शर्तों पर हुआ। अब 14 दिन के युद्ध विराम के लिए ईरान की 10 शर्तें के या अमेरिका की 10 मजबूरी, ईरान पर आगे कभी हमला नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाए। स्टेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होगा। होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को $2 मिलियन की फीस देनी होगी। ईरान यूरेनियम इनरिच करेगा, इसे स्वीकार करना। ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंध हटाए जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव को खारिज किया जाए। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सभी प्रस्ताव खारिज हो। जंग में ईरान को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए। अमेरिकी सेना को वापस बुलाया जाए। लेबनान और दूसरे मोर्चों पर तुरंत युद्ध विराम हो। ट्रंप ने ईरान के इस प्रस्ताव को तुरंत मान लिया। मतलब ईरान ऐसा कुछ करने की तैयारी में था जिसने ट्रंप को झुका दिया। अब इसे अमेरिकी ट्रंप की हार बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ट्रंप सीज फायर के लिए तैयार कैसे हो गए? तो इसके पीछे है ईरान की बदले की रणनीति। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खार्क द्वीप पर हमला किया, रेल नेटवर्क को टारगेट किया, उसे मिट्टी में मिला दिया, एयरपोर्ट पर हमला किया। इसके बाद ईरान प्रतिशोध की आग में जल उठा। IRGC ने अरब देशों को दहलाने की तैयारी कर ली थी। IRGC के टारगेट पर सऊदी अरब में रियाद और जिद्दा को जोड़ने वाली सड़क, बहरीन और सऊदी अरब के बीच 25 किलोमीटर लंबा किंग फहद कॉक्सवे ब्रिज, अबू धाबी शहर में शेख जायद पुल, तेल अवीव में भी रेल नेटवर्क और पुलों पर हमले की प्लानिंग थी। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप पर मिडिल ईस्ट के देशों का भारी दबाव हो, जिसने ट्रंप को सरेंडर पर मजबूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। किसी की गुलामी कैसे करनी है, यह सीखना हो तो कोई पाकिस्तान से सीखे। शहबाज ने ट्रंप की गुलामी की सारी हदें ही पार कर दी। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत को ट्रंप के सामने नीलाम कर दिया।
सबको ये लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराने में पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन सोशल मीडिया के एक पोस्ट ने पाकिस्तान को सबके सामने नंगा कर दिया और वो मैसेज सीधे ट्रंप के ऑफिस से आया था, जिसमें शहबाज के लिए एक ऑर्डर था। यह सिर्फ एक मैसेज या फिर ट्वीट नहीं है, बल्कि शहबाज के झूठ का दस्तावेज है। यह ईरान युद्ध में पाकिस्तान की दलाली का सबूत है, दलाली डोनाल्ड ट्रंप की। शहबाज का यह ट्वीट बता रहा है कि ईरान युद्ध में किस तरह से पाकिस्तान ट्रंप की गुलामी कर रहा था। यह ट्वीट प्रमाण है कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। यह पोस्ट बता रहा है कि शहबाज वही करते हैं जो ट्रंप चाहते हैं, जो ट्रंप बोलते हैं। अब इस ट्वीट को देखिए और समझिए। ड्राफ्ट मतलब होता है किसी चीज का खाका तैयार करना। ड्राफ्ट के आगे लिखा है पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। इसका मतलब है कि यह मैसेज पाकिस्तानी पीएम के सोशल मीडिया एक्स के लिए लिखा गया। अब चौथी लाइन को देखिए। इसमें लिखा है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से गुजारिश करता हूं कि वो हमले की डेडलाइन को 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दें। मतलब ट्रंप और शहबाज के बीच सब कुछ पहले से प्री प्लान था। ट्रंप किसी भी तरह से मिडिल ईस्ट में इस बारूदी बवंडर पर ब्रेक लगाना चाहते थे। वो युद्ध से बाहर निकल सकें, इसलिए शहबाज और ट्रंप ने मिलकर पूरी साजिश रची। पहले शहबाज का सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्रंप से हमला रोकने की गुजारिश करना, फिर ट्रंप ने पोस्ट कर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मानकर सीज फायर की जानकारी दी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और यह सब महज 30 मिनट के अंदर हुआ। यानी सब कुछ पहले से तैयार था कि किसे क्या बोलना है। हालांकि कुछ ही मिनट के बाद इस पोस्ट को एडिट कर सही कर दिया गया और ड्राफ्ट वाले मैसेज को हटा दिया गया। कहने के लिए पाकिस्तान ईरान से सीज फायर पर बात कर रहा था, बल्कि सच ये है कि शहबाज शरीफ ट्रंप को खुश करने के लिए इस महायुद्ध में दलाली कर रहे थे। पाकिस्तान ईरान युद्ध में चौधरी बन रहा था और इसी चौधरी बनने की कोशिश में शहबाज शरीफ से अमेरिका आए मैसेज को कॉपी पेस्ट कर पोस्ट कर दिया। वैसे भी ट्रंप तो कह ही चुके हैं कि उन्हें कमजोर और फेल्ड लोग ही पसंद हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप की इस दलाली से शहबाज को क्या फायदा होगा, तो ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से युद्ध में पाकिस्तान का साथ देगा। अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती के कारण दक्षिण एशिया में भारत अलग थलग पड़ जाएगा। ट्रंप की दलाली करने से पाकिस्तान को IMF से आसानी से कर्ज मिल जाएगा। अमेरिका से पाकिस्तान को सैन्य हथियार का मिलना, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। शहबाज और मुनीर ट्रंप को खुश करने में जुटे हैं। इधर आवाम महंगाई बेरोजगारी से मर रही है, खून के आंसू बहा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के लिए यह सीज फायर पाकिस्तान ने कराया, लेकिन पर्दे के पीछे चीन ने सीज फायर के लिए भूमिका निभाई। लेकिन शी जिनपिंग ने सामने आकर यह क्यों नहीं कहा कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया? यह बात दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हजम नहीं हो रही है। क्या चीन के सीज फायर वाली पहल के पीछे मंशा शांति नहीं कुछ और है? और सबसे बड़ी बात कि चीन ने अगर इस युद्ध को रुकवाया तो उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार क्यों नहीं? आखिर शी जिनपिंग के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है? शी जिनपिंग की चालबाजियां जब चीन की जनता ही नहीं समझ पाती, तो पाकिस्तान के 2 पिट्ठू शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर क्या खास समझते? इन दोनों पिट्ठुओं को चीन ने युद्ध के पीस प्रपोजल वाले बग्घी में बांधा और वाशिंगटन टू तेहरान इतना दौड़ाया कि दोनों अब हाँफ रहे हैं और मलाई शी जिनपिंग खा रहे हैं। क्यों? सबसे पहले इसे समझते हैं। सीज फायर में पाकिस्तान सिर्फ मोहरा है, असली खिलाड़ी जिनपिंग हैं। चीन ने शहबाज मुनीर को पोपट बना दिया। पर्दे के पीछे से अमेरिका ईरान की चीन ने सुलह करवाई। एसोसिएटेड प्रेस की यह खबर छपने के बाद कि जिनपिंग ने सीज फायर के लिए ईरान को तैयार किया, दुनिया भर में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि चीन जब इतना बड़ा काम कर रहा था तो इसे छुपा क्यों रहा था? क्यों पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करता रहा? जिस सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप उतावले रहते हैं, अकबका कर शहबाज शरीफ गलत ट्वीट कर एक्सपोज हो जाते हैं, उस सीज फायर का चीन ने क्रेडिट लेना जरूरी क्यों नहीं समझा? इस पहेली को बहुत ध्यान से समझना होगा।
सीज फायर से ठीक पहले चीन ने रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव को वीटो किया जो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए था। और अगले ही दिन चीन ईरान को सीज फायर के लिए मनाने में कामयाब हुआ। चीन डबल स्टैंडर्ड का उस्ताद है, सामने आता भी नहीं और पूरी तरह छिप कर रहता भी नहीं। सीज फायर के दौरान भी चीन ने यही किया, सीधे तौर पर सामने आने के बजाय बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देशों के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचाया। यहां तक कि शहबाज और मुल्ला मुनीर को सीज फायर का क्रेडिट लेने तक से नहीं रोका। पाकिस्तान को गुमान होने दिया कि सीज फायर करवा दिया, लेकिन सीज फायर की स्क्रिप्ट बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग ने ही लिखी थी। पाकिस्तान तो सिर्फ प्यादा था, मुल्ला मुनीर और शहबाज फुदकते रहे और शी जिनपिंग ने खेला कर दिया। 2 हफ्तों के लिए मिसाइलों के शोर से मिडिल ईस्ट को मुक्त करवा दिया। अब सवाल उठता है कि चीन ने सीज फायर के लिए पर्दे के पीछे से ऐसा क्या किया जिसे वो दुनिया को बताना नहीं चाहता। ट्रंप जैसे चीन के कट्टर दुश्मन आज सीज फायर के लिए चीन की तारीफ क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सीज फायर से चीन को क्या हासिल होगा जिसे करवाना उसने अब तक ऑफिशियली कबूल नहीं किया। शी जिनपिंग ने बहुत नाप जोक कर चाल चली, कैसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीन ने युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी आलोचना की और ठीक उसी वक्त सीज फायर के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये इसलिए क्योंकि चीन के लिए तेल आयात के लिए ईरान सबसे जरूरी देश है और चीन अमेरिका से मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर टकराव मोल लेना नहीं चाहता। चीन ने चुपचाप इसलिए भी काम किया क्योंकि वो खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के तौर पर पेश करना चाहता है। चीन ये जताना चाहता है कि वो दुनिया के संकट का समाधान करने में सक्षम है। और रही बात पाकिस्तान को तवज्जो देने की, तो चीन भारत के दुश्मन को पोषाहार देकर बताना चाहता है कि वो इस नाकाम मुल्क पर कितना भरोसा करता है। मतलब शी जिनपिंग ने खुद को भी खुश किया, ट्रंप को भी खुश किया, पाकिस्तान की भी पीठ सहला दी, ईरान से भी दोस्ताना निभा दिया। अब इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से अमेरिका ईरान शांति प्रस्ताव की शर्तों पर बात होगी। ये बात सफल हो या विफल, ये भी चीन के हिस्से में नहीं पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा और तब शी जिनपिंग खुद कर कह सकेंगे कि हमने तो सीज फायर करवा दिया, ये ठीक नहीं पाया तो ट्रंप जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान ने ठीक से रोल प्ले नहीं किया, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, दिन भी मुकर्रर है और तारीख भी तय है, 18 अप्रैल 2026। क्यों सहमे हुए हैं यूपी के बचे खुचे माफिया? क्या है सीएम योगी का ऑपरेशन 18 अप्रैल? आज से ठीक 10 दिनों के बाद यूपी में शिक्षा माफिया गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, क्योंकि कुकुरमुत्ते की तरह सूबे के सीने पर उगाए इनकी दुकानों पर योगी मार का ताला लगने वाला है। गली गली में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल कोचिंग की अब खैर नहीं कि जो अवैध स्कूल चल रहे हैं उनसे मनमानी वसूली की जा रही है। अभिभावकों की शिकायतें वहां पर पहुंची हैं, बच्चों की शिकायतें बहुत पहुंची हैं, इसीलिए उन्होंने जो है इस प्रकार के निर्देश दिया है। हमारी तरफ से तो यही निर्देश जारी किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है वही हमारा, उसमें हमारी सहमति है। यूपी को बहुत दिनों से सीएम योगी के इस फैसले का इंतजार था। बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने की छूट गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और कोचिंग सालों से कर रहे हैं। इनके लूट के किस्से हर घर में कुख्यात हैं। इसलिए सीएम योगी के फैसले पर रिएक्शन के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सवाल पूछा, क्या गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बंद होने चाहिए? नहीं, एकदम सही कदम है जो है, जितने भी फर्जी स्कूल हैं इस तरह से
वो बंद होने चाहिए। उनका उठाया गया कदम सही है। नहीं, ऐसा होता है कि फर्जी स्कूल में वहाँ वो सब नहीं बन पाता, रिजल्ट वगैरह उनको किसी स्कूल से लेनी पड़ती है, कांटेक्ट लेना पड़ता है, और जिसकी नहीं है उसको तो बंद ही करना पड़ेगा। नहीं, जिनकी मान्यता नहीं उनको बिल्कुल बंद किया गया, क्योंकि उनको गवर्नमेंट द्वारा मान्यता लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आदेश दे दिया है कि अनधिकृत संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक पूरे देश में सघन चेकिंग अभियान चलेगा। हर जिले में DIOS और बेसिक शिक्षा अधिकारी मिलकर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की पहचान करेंगे। इसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले ऐसे संस्थानों को बंद कराया जाएगा, फिर सीलिंग की जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। कोई भी शिक्षक जो हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण का कार्य करता है वो कोचिंग नहीं पढ़ाएगा, और खास करके निजी कोचिंग संस्थानों में। उद्देश्य ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई शिक्षक बाहर कोचिंग पढ़ाने लगता है तो वो अपना 100% अपने विद्यालय में नहीं देता है, और बच्चे प्रवृत्त होते हैं कि शायद कोचिंग में ज़्यादा कोई विशेष चीज़ बताई जाएगी। सिर्फ यही नहीं, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर भी कड़ा एक्शन तय है। अब कोई भी सरकारी शिक्षक निजी कोचिंग में पढ़ाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। बोर्ड ने अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों का एडमिशन लेने से पहले मान्यता जरूर जांचें, ताकि बच्चों का भविष्य किसी फर्जी संस्थान के हाथों बर्बाद ना हो। क्या गैर मान्यता प्राप्त कोचिंग बंद होने चाहिए? जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। सरकार की मुहिम जो चली है, तो मैं बता दूं आपको कि गैर मान्यता स्कूल तो सही बात है, गैर मान्यता स्कूल तो बंद होने चाहिए। यूपी में जी न्यूज की मुहिम का भी असर दिख रहा है। हमने दिखाया था कि किस तरह देश भर में स्कूल की किताबों को लेकर प्राइवेट स्कूल में लूट हो रही है और स्कूल ड्रेस और फीस में भी मनमानी बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद यूपी प्रशासन एक्शन में है। शिक्षा माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जी न्यूज की उस खबर पर मुहर लगाई है जिसके लिए हम आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। एक आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही, लेकिन उन सब की जरूरी बुनियाद है उनके बच्चों की शिक्षा, और ये शिक्षा स्कूलों में, कोचिंग संस्थानों में ईमानदारी के साथ मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी से मुनीर के मोहरों को भी शिकंजे में लिया जा रहा है। आतंकी और जासूसों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस बीच खुलासा यह हुआ है कि आतंकियों के निशाने पर हिंदूवादी नेता थे। यहां पर कैसे प्लानिंग चल रही थी, और सोचिए पाकिस्तान में बैठा मुनीर उत्तर प्रदेश के कैराना में कैसी साजिशें रच रहा है और कैसे यहां पर लड़कों को अपॉइंट कर रहा है, एक नेटवर्क खड़ा कर रहा है, और उनके निशाने पर कौन है? हिंदूवादी नेता। और आखिर कैसे इस नेक्सस का खुलासा हुआ, कैसे इनके नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, पूरी खबर डिटेल में इस रिपोर्ट में। अब वह यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता, और अगर फैलाएगा तो फिर उसको भी मालूम होगा कि इसके बाद कोई और चारा नहीं होगा गले में तख्ती लटकाने के सिवाय। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। आतंकियों के निशाने पर हैदराबाद, गाजियाबाद और लखनऊ के हिंदूवादी नेता हैं। आतंकवाद पालने पोसने वाला पाकिस्तान कई बार भारत से थप्पड़ खा चुका है, लेकिन आदत से बाज नहीं आता, और अब बॉर्डर पर साजिश रचने के साथ साथ पाकिस्तान भारत के अंदर भी षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला संदिग्ध आतंकी साकिब मुनीर का ही एक मौरा है। साकिब यूपी ATS की गिरफ्त में है और उसने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। साकिब हिंदूवादी नेताओं की हत्या करने की फिराक में था। वो एक ऐसे हिंदूवादी नेता की हत्या करना चाहता था जो विवादित बयान देता है, और इसके लिए साकिब हैदराबाद, लखनऊ, गाजियाबाद और अलीगढ़ जाकर रेकी कर चुका है। मतलब टारगेट इन्हीं शहरों में रहते हैं। इस पूरे खेल का खुलासा आतंकी साकिब से ही पूछताछ और उसके मोबाइल से मिला डेटा से हुआ। ये पता चला कि साकिब हैदराबाद गया था, जहां बड़े हिंदूवादी नेता की गतिविधियों का पता लगाने के लिए उसने अपने हैंडलर को बताया। हैंडलर ने सही मौका मिलने पर हथियार भेजने की बात कही। इसके बाद यूपी ATS ने संबंधित राज्यों की पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि उसके फोन में उन जगहों के संवेदनशील जगहों की जानकारी थी। यह है आतंकी आकिब,
जो इस वक्त दुबई में है और वहीं से भारत विरोधी साजिश की प्लानिंग कर रहा है और युवाओं को टारगेट दे रहा है। यूपी एटीएस ने आकिब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। आकिब दुबई में बैठकर शाकिब और उसके साथियों को पाक हैंडलर्स के निर्देश देता था। आकिब ही पूरे पैसों का लेन देन भी देखता था। साकिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नेटवर्क खड़ा करना चाहता है और उसके टारगेट पर मेरठ के अलावा कैराना था। यूपी एटीएस ने टेररिस्ट एक्टिविटी की जांच के दौरान छापेमारी में कैराना और शामली से कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 3 लोग कैराना के हैं, एक महिला शामली की है। चारों पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। इसके पहले भी कैराना से आईएसआई के जासूस और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले साल मई में कैराना के नोमान इलाही को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया गया। वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। मई 2023 में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े 11 लोग कैराना से गिरफ्तार हुए। साल 2021 में लश्कर के 2 आतंकियों को कैराना से गिरफ्तार किया गया। ये वही कैराना जहां से 1 दशक पहले तक हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन योगी के सीएम बनते ही कैराना से पलायन करने वाले हिंदू लौट आए। जिन लोगों ने कैराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से आतंकियों और पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी से सवाल उठ रहे हैं। आखिर वो कौन सी वजह है उस इलाके में देश के खिलाफ काम करने वालों को पनपने का मौका मिल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले को डगमगाना इतना आसान नहीं। उनके प्रदेश में क्लियर है कि ना माफियागिरी चलेगी, ना अपराध और ना ही अतिक्रमण, फिर चाहे अवैध कब्जा किसी धार्मिक स्थल के नाम पर ही क्यों ना हो। इसी कड़ी में झांसी में अवैध मजार के रूप में खड़े किए गए अतिक्रमण को योगी के बुलडोजर ने ढा दिया। नहीं बनने देंगे। वही चला सकता है जिसमें दम होगा। यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है। योगी का बुलडोजर अवैध कब्जे को मिट्टी मिट्टी करता है। योगी का बुलडोजर अतिक्रमण को मिटाता है। योगी का बुलडोजर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है। जब जहां जैसी जरूरत होती है, योगी प्रशासन का बुलडोजर एक आदेश पर हाजिर हो जाता है। इस बार योगी के 1500 किलो के इस पहलवान की हाजिरी लगी है हजरत इमरती शाह बाबा की अवैध मजार पर। सालों से इमरती देवी बाबा की मजार को झांसी विकास प्राधिकरण की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जाधारियों ने बना रखा था। अतिक्रमण के लिए मजार का सहारा लिया गया, लेकिन योगी के शासन में एक निर्देश ऊपर से लेकर नीचे तक सबको साफ है, ना गलत करेंगे और ना गलत सहेंगे। इसीलिए अवैध कब्जा करके बनाई गई। सालों से खड़ी मजार योगी के बुलडोजर ने मलबा कर दी, क्योंकि यूपी में हर अवैध कब्जे का हश्र यही होता है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। इमरती शाह बाबा की अवैध मजार को हटाने के लिए योगी प्रशासन से लेकर भारी पुलिस बल और झांसी विकास प्राधिकरण की टीम वहां मौजूद रही। यहाँ जो पुलिस फोर्स लगा रखा है ताकि कोई भी अंदर न जाए। बैरिकेडिंग के बीच इमरती शाह की मजार पर बाबा का बुलडोजर चल गया। 2 घंटे की कार्रवाई के बाद मजार का हरा रंग खंड खंड हो गया। पीले पंजे ने मजार को तोड़ डाला और ट्रैक्टर उसके मलबे को अपने साथ उठा ले गया। इस गाड़ी से जो मजार का मलबा है उसको निकाला जा रहा है और बाहर फेंका जा रहा है।